वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं डेथ नोट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, ये बात मैं जानता हूं कि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट आया है। उसका रीज़न ये था कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तो यार हम बहुत जल्दी ही डेथ नोट की सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भाई इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जाकर आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो यार बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चीफ याग्मी अपने सभी ऑफिसर्स के साथ एल से पहली बार मिलते हैं और एल को देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी बात पर मात्सुदा बोलता है कि जैसा मैंने एल के बारे में सोचा था, एल बिल्कुल उससे अलग है। जिसके रिप्लाई में बोलते हुए एल कहता है कि वो ही असली एल है। और फिर चीफ याग्मी और बाकी सभी ऑफिसर एल को अपना आईडी प्रूफ दिखाते हैं, जिस पर एल बोलता है कि अगर मैं कीरा होता तो आप सभी अब तक मर चुके होते। इतना तो इन्वेस्टिगेशन से आपको भी पता चल चुका है कि कीरा को किसी को भी मारने के लिए उसके फेस और उसके नाम की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ अपने आईडी प्रूफ को इतनी आसानी से किसी को भी मत दिखाया कीजिए। इस बात को सुनकर मात्सुदा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कीरा को किसी को भी मारने के लिए उसके फेस की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस पर चीफ याग्मी उसे बताते हैं कि न्यूज़ में जिन क्रिमिनल्स के नाम गलत बताए गए थे उन्हें आज भी कुछ नहीं हुआ है, और इस बारे में हेडक्वार्टर में भी बात हुई थी। इसके बाद एल उन सभी से रूम के अंदर आने को बोलता है और उनसे कहता है कि अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उसी टेबल पर रख दें। जिस पर एक ऑफिसर गुस्से में बोलता है कि क्या एल तुम्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन को अपने सेल फोन्स के जरिए लीक करेंगे? जिस पर चीफ याग्मी बोलते हैं कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें एल करने को कह रहा है। और फिर वे सभी ऑफिसर्स अपने सेल फोन को स्विच ऑफ करके टेबल पे रख रहे होते हैं। तभी मात्सुदा बोलता है, मैं जानता हूँ कि एल एक बहुत ज़्यादा केयरफुल पर्सन है, पर मुझे लगता है वो हम पर अब भी विश्वास नहीं करता। जिसके रिप्लाई में एल बोलता है कि बस मुझे ये पसंद नहीं कि जब मैं बात करूं तो कोई अपने सेल फोन का यूज़ करे। और फिर सभी ऑफिसर्स और चीफ याग्मी रूम के अंदर आ रहे होते हैं। तभी एल उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वे यहाँ की किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर लीक ना करें। इसके बाद सभी ऑफिसर मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं और तभी मात्सुदा एल से कुछ पूछने वाला होता है। तभी एल से बताता है कि उसका रियल नेम रियुसाकी है, तो इसलिए वे उसे रियुसाकी ही बुलाएं। इसके बाद मात्सुदा रियुसाकी से पूछता है कि जिस तरह से तुमने हमें बताया है कि कीरा को किसी भी पर्सन को मारने के लिए उसके नाम और उसके फेस की जरूरत पड़ती है, तो क्या हमें इस वजह से किसी भी क्रिमिनल का नाम न्यूज़पेपर व टीवी में नहीं दिखाना चाहिए? जिसके रिप्लाई में रियुसाकी बोलता है कि इस तरीके से हम आम लोगों को खतरे में डाल देंगे, क्योंकि कीरा के अंदर बहुत सारा बचपना है और उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस बात को सुनकर चीफ याग्मी बोलते हैं कि क्या तुम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो? जिस पर रियुसाकी बोलता है कि जैसा कि हम जानते हैं कीरा सभी क्रिमिनल्स को मारना चाहता है, पर जब मैंने उसे टीवी न्यूज पर चैलेंज किया तो उसने बिना सोचे समझे मेरे डुप्लीकेट को मार दिया। और अगर हम ऐसे इंसान से टीवी और न्यूज की कोई भी बात छुपाते हैं तो वो आम लोगों को मारना शुरू कर देगा। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगा। कीरा की जो सोच है वो कुछ इस तरह की है। तो इसके बाद सभी ऑफिसर एल से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में एल बोलता है कि क्यों ना मान लिया जाए कि यूएसए ने अपने एफबीआई के मौत का बदला लेने के लिए 1500 और एफबीआई को जापान भेजा है, तो कीरा उन सभी एफबीआई को नहीं मार पाएगा और कोई ना कोई गलती कर कर पकड़ा जाएगा। इस बात को सुनकर सभी एफबीआई बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एल से बोलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्लान है। जिस पर एल बोलता है कि आप सभी के खुश होने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और फिर एल उन सभी को बताता है कि 12 तारीख को एफबीआई जापान आए थे और 12 तारीख से 19 तारीख के बीच कीरा ने मर्डर करने स्टार्ट किए थे। और एल उन सभी को बताता है कि उसके हिसाब से कीरा मौत की टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकता है और 12 से 19 तारीख के बीच जितने भी क्रिमिनल्स की डेथ हुई है उन्हें उसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज किया है कि वो ये देखना चाहता था कि वो कितने हद तक क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लाइट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि वो 12 से 19 के बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है और उसने किस तरह से 27 तारीख को सभी एफबीआई एजेंट्स को मारा था। लाइट सोचता है कि उसके हिसाब से इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, बस उसे एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बारे में किसी को भी ना पता चले कि वो रे पेम्बर से मिला था, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और लाइट जब ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी रियुक बोलता है कि क्या तुम आज डेथ नोट का यूज नहीं करोगे?
जिसके रिप्लाई में लाइट बोलता है कि नहीं अभी नहीं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एल को दिखाया जाता है। एल इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि 27 तारीख को मरने वाले FBI से पहले कीरा ने 23 लोगों को हार्ट अटैक से मारा था। एल उन सभी ऑफिसर्स को बताता है कि कीरा ने उन सभी क्रिमिनल्स को अपने टेस्ट के लिए यूज किया था और हम ये पता ना लगा सके कि कीरा ने किस क्रिमिनल का टेस्ट के रूप में यूज किया था, इसीलिए उसने सभी FBI एजेंट को 8 दिन के बाद मारा। और एल उन्हें बताता है कि 14 तारीख से 19 तारीख के बीच हुई इन्वेस्टिगेशन में से ही कोई कीरा है। और फिर एल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को सभी ऑफिसर्स को देता है, जिनमें उन 23 क्रिमिनल और उन FBI एजेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। और उन सभी ऑफिसर्स से बोलता है कि इन पेपर्स को आप बाहर लीक ना करें। उन पेपर्स को देखकर सभी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से हम कीरा को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और फिर चीफ याग्मी एल से कुछ पूछते हैं। वे एल से पूछते हैं कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, पर तुमने अब सभी के सामने अपना फेस रिवील कर दिया है, तो क्या तुम इस वजह से हार चुके हो? जिसके रिप्लाई में एल बोलता है कि वो दिखाना चाहता है कीरा को कि वो अपनी जान को दांव पर लगा रहा है और वो सभी लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। और फिर सभी ऑफिसर्स बोलते हैं कि क्यों ना हम इस काम को शुरू करते हैं। हम 2 टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम उन 23 क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन करेगी और एक FBI की इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिसके बाद चीफ याग्मी अपने मन में सोचते हैं कि पहले मैंने सोचा था कि ये एल नहीं कोई और है, पर नहीं, ये सच में एल ही है। और फिर एल विंडो के पास खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि बस एक क्लू हाथ लग जाए, ये केस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ लाइट भी अपने मन में सोचता है कि जो क्लू मैंने छोड़ा है वो किसी के हाथ ना लगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लाइट की मॉम को दिखाया जाता है, जो लाइट की सिस्टर से बोल रही होती है कि वो अपने फादर को साफ कपड़े दे आए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है। इस बात को सुनकर लाइट वहां पर आता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि वो अपने फादर को साफ कपड़े पुलिस हेडक्वार्टर में दे आएगा। इसके बाद रियूक बोलता है, क्या तुम अब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो? इसके रिप्लाई में लाइट बोलता है कि नहीं, ये अभी पॉसिबल नहीं है। और इतना कहकर लाइट अपने साथ डेथ नोट का पेज लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रेप एम्बर की फियोंसे को दिखाया जाता है, जो ट्रेन में ट्रेवल कर रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि उसके फियोंसे ने उससे शिंजुको स्टेशन जाने को कहा था और उसी दिन 4 लोग हार्ट अटैक से शिंजुको में मरे थे और उसी दिन उस बस हाईजैकर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस सब से वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। कीरा हार्ट अटैक के अलावा भी कई अलग तरीकों से किसी पर्सन को मार सकता है। इसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है, जो पुलिस हेडक्वार्टर में आता है और वहीं पर रेप एम्बर की फियोंसे भी होती है, जो टास्क फोर्स के किसी मेंबर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रही होती हैं। वो बोलती है कि उसे टास्क फोर्स के किसी मेंबर से कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसे सुनकर लाइट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो रिसेप्शन पे जाकर अपने फादर के कपड़े देता है और रेप एम्बर की फियोंसे से बोलता है कि अगर वे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हैं तो वे उसे बता सकती हैं। लाइट उसे बताता है कि वो चीफ याग्मी का सन है, जो इस केस के इंचार्ज हैं, और लाइट के इतना कहने पर रेप एम्बर की फियोंसे मान जाती हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उन दोनों को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है, जहां पर लाइट याग्मी चलते हुए बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली हैं कि आप इस केस में इन्वॉल्व होना चाहती हैं। और फिर लाइट उससे उसका नाम पूछता है, जिसके रिप्लाई में रेप एम्बर की फियोंसे उसे अपना नाम शोको माकी बताती है, जिसे सुनकर यूक हंसने लग जाता है। और फिर वो बोलती है कि उसके फियोंसे ने कीरा को देखा है, जिसे सुनकर लाइट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर लाइट बोलता है कि फिर तो तुम्हारे फियोंसे को टास्क फोर्स से मिलना चाहिए, जिसके रिप्लाई में वो बोलती है कि उसके फियोंसे की डेथ हो चुकी है। और वो बोलती है कि उसके फियोंसे की जिस दिन डेथ हुई उसी दिन 4 और लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी और उससे 2 दिन पहले उस बस हाईजैकर की भी डेथ हुई थी, जहाँ पर उसका फियोंसे कीरा से मिला था। इस बात को सुनकर लाइट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये रेप एम्बर की फियोंसे है। और फिर लाइट अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर इस बारे में टास्क फोर्स के किसी मेंबर को पता चल जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। और फिर लाइट बोलता है कि आपकी ये थ्योरी टास्क फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जिस पर रियूक बोलता है तो लाइट इस मुसीबत की बात कर रहा था। और फिर लाइट रोड पे चलते हुए बोलता है कि लगता है श्रीगामी के साथ रियल गॉड भी मेरा साथ दे रहा है, जो कि है गॉड ऑफ डेथ। और फिर लाइट एक डेडली स्माइल देता है और वहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।